नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में आपको पता है कि हम यूपीएससी के लिए 300 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो यूपीएससी 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2023 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से ज़्यादातर टॉपिक्स 2023 के लिए भी ज़रूरी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगले साल देखिएगा, जब अगली लिस्ट बनेगी तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स उस प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे क्योंकि वो लगातार इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम आए हैं, बात करेंगे गंगा डॉल्फिन के बारे में और सिंधु डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन पे पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। हर साल जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है ना, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जिसमें किसी जीव के बारे में या किसी वनस्पति के बारे में पूछा जाता है। और इसमें कौन सी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं? पहली बात यह है कि उसकी कोई विशेषता है तो जानिए, उसके संरक्षण के लिए कोई उपाय किया गया है वो जानिए, उसका स्थान कहाँ है, कहाँ वो चीज़ पाई जाती है, वो वनस्पति या जीव कहाँ है, उसके बारे में जानिए। सिर्फ इतना जान लें आपका काम हो जाता है। चलिए बात करते हैं गंगा डॉल्फिन की। वैज्ञानिक नाम वैसे तो पूछा नहीं जा सकता, कभी कभी संभावना रहती है, तो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, कहा जाए एक सेंटेंस में कि गंगा डॉल्फिन सिर्फ गंगा नदी में पाई जाती है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और सोचने लगे कि हाँ गंगा नदी डॉल्फिन है तो गंगा में ही पाई जाएगी। ऐसा नहीं है। ये नेपाल, भारत और बांग्लादेश की जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना प्रणाली में ये जो नदियां हैं इसमें भी पाई जाती है, और कर्नाफुली, सांगो नदी प्रणालियों में ये पाई जाती है। ठीक, यानी कि सिर्फ भारत में नहीं पाई जाती। इसके पहले भी जो प्रश्न पूछे गए, चाहे गेंडा पे पूछा गया हो या फिर ऊँट पे पूछा गया हो या बाघ पे पूछा गया हो, इस तरह की लाइनें देती यूपीएससी दे देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा कि यह मीठे पानी में रह सकती है केवल। गंगा नदी डॉल्फिन जो है वो केवल मीठे पानी में रह सकती है और वास्तव में ये देख नहीं सकती, दृष्टिहीन होती है। फिर इसको कैसे पता चलता है कहाँ जाना है, इसका शिकार किधर है? देखिए, ये पराश्रव्य ध्वनियाँ निकालती है। जैसे हम भी ध्वनियों का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं बहुत आसानी से, तो वैसे ही ये ध्वनियाँ निकालती है और वो मछलियों से या अन्य शिकार से जब टकरा कर वापस आती ध्वनि, तो ये इमेजिन कर लेती है कि ये क्या है, इसका आकार क्या है, ये कैसा है। ठीक है, इसको एक और नाम दिया जाता है सूसू। सूसू क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये इस तरह की आवाज़ निकालती रहती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि थोड़े थोड़े समय पे ये नदी में बाहर निकलती है सांस लेने के लिए। ये पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती। ये शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक, तो ये जो है इसका दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। इस लाइन को घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। ये जो अगली लाइन है, गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। कब? 2009 में। यह राष्ट्रीय जलीय जीव है, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, इसमें जो ये अगली लाइन लिखी है ना, ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सूची में अनुसूची 1 में शामिल किया गया है डॉल्फिन को, यानी कि अगर इसका शिकार कोई करे तो उसके लिए कड़े प्रावधान हैं। कई अनुसूचियां हैं, उसमें अनुसूची 1, 2 इस तरह से बनी है। अनुसूची 1 में जब किसी जीव को शामिल कर लिया जाता है तो उसके शिकार को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अगर कोई करे तो उसे कड़ी सज़ा मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे सेंटेंस बनते हैं कि इस जीव को अनुसूची 2 में शामिल किया गया है, 5 में शामिल किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएं। ठीक, इस तरह से भी सेंटेंस बनते हैं। और अक्सर आप देखिए, मज़े की बात पता है क्या, यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है ना किसी जीव पे, तो 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कहाँ पे है ये, और अभी जो 1972 वाला कानून है उसमें ये कहाँ पे है, प्लस ये भारत में सिर्फ पाई जाती है कि दुनिया के किसी अन्य हिस्से में पाई जाती है। सिर्फ इतना पता होना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से गेस करके भी सही कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, सामान्य सी बातें लिखी होती हैं, आप कॉमन सेंस से उसको सही या गलत समझ सकते हैं। ठीक है, तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको संकटाग्रस्त रखा गया, यानी कि इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया। इस पर भी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इन श्रेणियों में कौन कौन से जीव शामिल हैं। सिर्फ आप याद रख लेंगे इतना, उसमें 2 बातें होंगी, कैटेगरी वाइज कौन से जीव हैं, प्लस थोड़ी सी विशेषता और उनका स्थान, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक,
तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। एक बात और मैं कहता हूँ कि आप हिंदी वाले को छोड़ करके इसका अंग्रेजी वाला ही याद रखें, 3-4 ही शब्द होते हैं, ठीक। इसलिए क्योंकि कभी कभी इसकी हिंदी कुछ अलग हो सकती है, फिर दिक्कत हो जाती है। एक और बात देखिए, एक कन्वेंशन है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। कुल मिला के यही है कि जो जीव जंतु हैं जिनको खतरा है, अगर उनका व्यापार हो रहा है तो उनको देखने के लिए, निगरानी के लिए और रोकने के लिए एक कन्वेंशन है जिसका नाम है साइट्स। साइट्स की भी परिशिष्ट हैं, तो उसकी परिशिष्ट 1 में इसको शामिल किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक और है जो ये CMS है, वन्य जीवों और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए, इसकी परिशिष्ट 2 में शामिल है। ये थोड़ा सा अंदर की बात हो गई, कभी कभी ये चीज़ें इधर नहीं मिलती, ध्यान नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो लाइन है, PCS में तो खूब पूछा जाता है जब से ये काम हुआ है। UPSC भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई, भारत का पहला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डॉल्फिन से क्वेश्चन अगर बना और मोड कर दिया कि भाई ये भी पूछ लें क्या, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, यहाँ मैंने क्यों सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है, खतरे और लाभ। जब भी किसी वनस्पति या जीव के बारे में बातें होती हैं, खतरे की बात करेंगे ना, UPSC कहेगी कि इन इन चीज़ों से खतरा है, आप सामान्य तौर पे मान के चलिए कि 99% वो कथन सत्य होता है। समझ रहे हैं कि इससे खतरा है, बांध बन गया उससे खतरा है, ज़्यादा शिकार हो रहा है उससे खतरा है, प्रदूषण फैल रहा है इससे खतरा है। ये कॉमन सेंस की बात है, यहाँ लिख करके लाइन बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे ही लाभ क्या है इसका, इसका महत्व क्या है, ये जो है स्वच्छ पर्यावरण का प्रतीक है। मतलब जहाँ पे ये पाई जाएगी, माना जाएगा कि पानी ठीक ठाक, पारिस्थितिकी ठीक है, यहाँ जीव जंतु रह सकते हैं, इस तरह की और भी चीज़ें हैं। तो आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। और इसके बावजूद मैं जानता हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, फिर भी मैंने इसलिए लिख दिया है कि जब आपके पास PDF जाएगी और सिर्फ ये 2 शब्द आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने इस पॉइंट पे आकर आपसे कौन सी बात कही थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं। 2019 में पंजाब सरकार ने इसको राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया था। पंजाब सरकार ने, पंजाब राज्य ने। इसके बारे में देखिए, अभी हमने देखा गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या था, इतना था, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, इसके सामने लिखा है माइनर, वैज्ञानिक नाम है। ये भी मीठे पानी की जो है डॉल्फिन है, जैसे कि गंगा डॉल्फिन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? अब देखिए, सिंधु नदी वाला तो, सिंधु नदी तो भारत में भी बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है, तो केवल पाकिस्तान में सिंधु नदी के निचले हिस्सों में पाई जाती है, और पंजाब भारत में सिंधु की सहायक नदी जो है व्यास, उसमें पाई जाती है। इसका स्थान ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद जानने वाली एक और बात है, भारतीय जल में, अब ओवरऑल बात करें तो भारत में कौन कौन सी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो सिंधु नदी हो गई, ठीक, एक गंगा नदी डॉल्फिन हो गई, और एक इरावदी डॉल्फिन है। ये भारतीय जल में पाई जाती हैं, भारत में पाई जाती हैं। ठीक, सिंधु नदी पे वापस आते हैं, इस डॉल्फिन पे, तो ये IUCN की रेड लिस्ट में, इंडेंजर्ड में है ये भी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और आगे साइट्स की परिशिष्ट 1 में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साइट्स पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एक टॉपिक आपने देखा होगा इन्वायरमेंट वाले में कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित समझौते संगठन, उसी के तहत साइट्स की बात कर लेंगे, CMS की बात कर लेंगे। घबराइए नहीं, चैनल से जुड़े रहिए, सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसकी अनुसूची 1 में शामिल है। ठीक, बाकी चीज़ें यहाँ पे वही हैं। इसके खतरे, इसके सामने क्या क्या हैं, लाभ क्या है, आप नॉर्मली समझ सकते हैं। ये छोटा सा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको उठा कर प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। ऐसे प्रश्न बनते हैं, सेंटेंस में बातें शामिल होती हैं, इसलिए लिखा है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। एक और वीडियो आने वाला है अभी, और उसमें भी 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो चैनल से बने रहिए। इसको देखने के बाद थोड़ी देर बाद चेक कर लीजिएगा कि नई वाली वीडियो आई कि नहीं। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।